गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम अपनी फोर्थ क्लास ऑफ कैलकुलस में एंटर करेंगे। पिछले 3 क्लास का अगर हम लोग रिकैप करें तो टिल नाउ वी हैव डन द बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन और यूजिंग दैट वी हैव स्टडीड एल हॉस्पिटल रूल। उसके कंसेप्ट को हमने समझा था सेकेंड क्लास में, और थर्ड क्लास में हमने एल हॉस्पिटल रूल से बेस करके जो तुम्हारे लिमिट्स के क्वेश्चन आए हुए हैं या जो आ सकते हैं वैसे क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस की थी। तो एल हॉस्पिटल रूल उन क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है जहां पे अगर तुमने लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन में पुट किया और तुम्हारा डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल हो गया, तो उन क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने बेसिकली एल हॉस्पिटल रूल को पढ़ा था। लेकिन लिमिट्स के अंदर में कुछ चीजें ऐसी भी पाई गई हैं जहां पे एल हॉस्पिटल रूल जो है वो हम कई बार नहीं लगा पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैटेगराइज करेंगे अंडर द सेक्शन ऑफ लिमिट्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। आप सोचो कि अगर तुम्हारा लिमिटिंग वैल्यू जो एक्स टेंड्स टू होता है, अगर वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि सब सॉल्व करने के बाद भी वहां पे तुम्हें इन्फिनिटी ही पुट करना पड़ेगा। तो आंसर जो है वो तो नॉट डिफाइंड ही रहा। तो इस केस में हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होते हुए भी हम एक रियल वैल्यू एज एन आंसर निकाल सके। तो उस पर्टिकुलर केसेस को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अंडर दिस हेडिंग लिमिट्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इस केस में सबसे पहला फॉर्मूला मैं लेने वाला हूं, दैट इज अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है और क्वेश्चन तुम्हारे इस फॉर्म में है एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी होल रेज टू द पावर ऑफ एक्स प्लस सी, तो इसका आंसर हमेशा होगा e टू द पावर ऑफ a माइनस बी। ये फॉर्मूला को लेके कई बार तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिट्स x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री पावर में x प्लस फाइव, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सीधा तुम अपना आइडेंटिफाई कर लो, तुम्हारा a है -2 और b है 3। तो इस हिसाब से तुम्हारा आंसर हो जाएगा e टू द पावर ऑफ a मतलब -2 माइनस b मतलब 3। तो ये हो जाएगा e टू द पावर ऑफ -5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर ऑफ 5। अब सोचो सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐसे देखते हैं पेपर में, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन x माइनस फोर पावर में है x प्लस वन। तो सीधी सी बात है, ये भी सेम फॉर्मूला को ही इंडिकेट कर रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे a की जगह कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम लोग a को ले लेंगे 0 और b हमारा है -4। तो फिर से अगर तुम इसको सेम फॉर्मूला से करो तो e टू द पावर ऑफ a माइनस b, और b यहाँ पे -4 है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर ऑफ 4। आई होप आई एम क्लियर कि किस तरह से ये आंसर्स आ रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन जो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है वो इसी फॉर्म में हो। अब इसी में सेकंड टाइप के क्वेश्चन में तुमको क्या मिल सकता है कि सपोज करो तुम्हारे पास में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और तुम्हारे पास में क्वेश्चन इस फॉर्म में है a टू द पावर ऑफ n प्लस b टू द पावर ऑफ n प्लस c टू द पावर ऑफ n प्लस d टू द पावर ऑफ n, और इन सबके पावर में 1/n। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक लाइन का तरीका होता है कि यू जस्ट हैव टू सी विच वन इज ग्रेटेस्ट among A, B, C एंड D। मतलब अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो तुमको सिर्फ इतना देखना है कि A, B, C एंड D में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो तुम्हारे पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर में कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3 टू द पावर ऑफ n प्लस 4 टू द पावर ऑफ n पूरे के पावर में 1/n। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सी और टी तो नहीं है, लेकिन फॉर्मूला तब भी वैलिड रहेगा। अब अगर दो ही वैल्यूज हैं तो इन दोनों में से ग्रेटेस्ट बिटवीन ए एंड बी देख लेंगे। तो यहाँ पे 3 और 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 4। तो ये एक और शॉर्टकट आ गया तुम्हारे पास। उसके बाद वाला शॉर्टकट काफी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार इससे क्वेश्चन देखे गए हैं पेपर में, और वो तुम्हें याद करना है क्योंकि वहां पे 3 केसेस होते हैं। वो एक सिंगल फॉर्मूला नहीं होता, उसके अंदर 3 केसेस होते हैं। Now that is applicable for this type of question जहाँ पे ऊपर एक पॉलिनोमियल है px और नीचे एक पॉलिनोमियल है qx, और तुम्हारा लिमिट जो है वो x टेंड्स टू इंफिनिटी ले रहा है। तो इस केस में 3 आंसर्स पॉसिबल हैं, एक 0, एक इंफिनिटी, और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन px
अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन क्यूएक्स। अब किस केस में कौन सा आंसर होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 केसेस बना लिए हैं। तो पहला वाला आंसर तब होता है अगर डिग्री ऑफ px तुम्हारा लेस है डिग्री ऑफ qx से। ये आंसर तब होता है इन्फिनिटी वाला जब तुम्हारा डिग्री ऑफ px ग्रेटर है डिग्री ऑफ qx से। और ये वाला आंसर जो सबसे लास्ट में मैंने लिखा है ये तब होता है अगर डिग्री ऑफ px बराबर है डिग्री ऑफ qx। हम लोग यहाँ पे सबके ऊपर में एक एक क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो फॉर्मूला को समझ लो कि ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे एक पॉलिनोमियल है, लिमिट की वैल्यू है x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो हम लोग सीधा ऊपर वाले पॉलिनोमियल और नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री की कंपैरिजन करेंगे। अगर ऊपर वाले की डिग्री या ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से छोटी है तो इस केस में आंसर हमेशा 0 हो जाएगा। अगर ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से बड़ी है तो इसका आंसर हमेशा इंफिनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री बराबर है तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है वो पार्टिकुलर टर्म जहां पे हाईएस्ट डिग्री है, तो उसका हमें सिर्फ कोफिशिएंट लेना है। तो न्यूमरेटर में कोई ऐसा टर्म होगा जो हाईएस्ट डिग्री होगा, उसका कोफिशिएंट, और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा उसका कोफिशिएंट, दोनों को उसी ऑर्डर में लेके ले डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन है जहाँ पे दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो सीधी सी बात है ऊपर वाले की डिग्री जो कि यहाँ पे देखा जाए तो 3 है और नीचे वाले की डिग्री जो कि यहाँ पे देखा जाए तो 2 है। तो 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, मतलब ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से बड़ी है, इसलिए इस केस में आंसर हो जाएगा इंफिनिटी। अब सपोज कर लो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जो चीज नीचे है उसको ऊपर कर देते हैं। मतलब यहाँ पे आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और नीचे मैंने कर दिया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब क्या हुआ कि जो ऊपर वाले की डिग्री है वो नीचे वाले से छोटी हो गई। ऊपर वाले की डिग्री है 2, नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। तो अगर ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से छोटी होगी तो एज पर द केस तुम देख सकते हो इसका आंसर हमेशा 0 हो जाएगा और हमें इस पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन कभी ऐसा हो कि दोनों की डिग्री हो जाए बराबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और नीचे कर दिया 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री और नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री दोनों ही 3 है। तो हमें सिर्फ इनका कोफिशिएंट्स ले लेना है, दैट इज न्यूमरेटर के लिए 2 और डिनोमिनेटर के लिए 4 और दोनों को कट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1/2। तो पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वो इतना डायरेक्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा तो इसमें कुछ ना कुछ करेगा ही। जैसे कुछ क्वेश्चंस में दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 अप टू n पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 अप टू n स्क्वायर। अब एक सेकंड के लिए जब ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो हमें लगता है कि n के पावर में तो 1 है, तो हो सकता है इसकी जो हाईएस्ट डिग्री हो न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल की वो 1 है और नीचे वाले में तो 2 ही होगा शायद, क्योंकि n का जो लास्ट पावर हमें दिख रहा है वो 2 है। तो ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से छोटी हो गई, तो उस केस में हम लोग आंसर 0 करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ऊपर वाला जो समेशन सीरीज है वो पॉलिनोमियल नहीं है। सबसे पहले तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को जब हम लोग लिखेंगे तब जाके पॉलिनोमियल फॉर्म होगा। और जो फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ 1 से लेके n तक का जो समेशन सीरीज होता है वो हम लोगों ने कई बार काफी जगह में यूज किया है। उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इसका होल स्क्वायर भी ऊपर में डाला हुआ है, तो ये फाइनली तुम्हारे पास में बन के आएगा एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। और नीचे जो सीरीज चल रही है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसका भी समेशन सीरीज का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6 और वो 6 चला गया ऊपर। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इनका जो लिमिटिंग वैल्यू है n दैट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो जो जो चीजें कैंसिल हो सकती है उसको पहले कैंसिल कर देते हैं।
जैसे यहाँ पे मैंने n को n से काटा, n+1 का होल स्क्वायर एक n+1 से कट गया, 2 के टेबल में 3 और ये 2 में गया, तो ऊपर रह गया 3 इंटू n+1 और नीचे रह गया 2 इंटू 2n+1। अब जाके ये पॉलिनोमियल बनने वाला है, जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n और ये हो जाएगा 4n प्लस 2। नाउ यू कैन सी कि ऊपर वाले की डिग्री जो है वो 2 है और नीचे वाले की डिग्री जो है वो 1 है। तो ये तुम्हारा केस हो गया कि अगर तुम्हारा ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से बड़ी हो जाती है, तो इस केस में आंसर हमेशा होता है इंफिनिटी। ये अभी हमने जस्ट ऊपर में डिस्कस किया था व्हेन वी आर डिस्कसिंग द केसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो ये हमने 3 फॉर्मूलास देख लिए जहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी होने पे हम लोग को ये अप्रोच लेना होता है। इसी लिस्ट में आगे बढ़ेंगे तो चौथा फॉर्मूला आएगा और चौथा फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पूरे के पावर में अगर एक्स है तो इसका आंसर हमेशा ई होगा। लेकिन ये ऐसे नहीं आएगा, इसमें वो थोड़ा सा कुछ चेंजेस भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और उसने तुमको दे दिया लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन 5x पूरे के पावर में x। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो फॉर्मूला मेरे पास में ओरिजिनल वाला है वो फॉर्मूला ये कहता है कि अगर यहाँ x है और यहाँ x है तब जाके ये आंसर ई हो जाता है। या मान लो मैं ये दोनों जगह में ही 5x कर दूं तब भी आंसर ई हो जाएगा। लेकिन यहाँ 5x है लेकिन ऊपर में x है, तो हम लोग को इसको शुरू करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे 5x लाना है। और वो लाने के लिए मुझे वहाँ x के साथ 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोई भी काम ऐसा तो नहीं होगा कि अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब इस पूरे क्वेश्चन को तुम लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई 5x पूरे के पावर में 5x और इन सब के पावर में 1 बाई 5। तो अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला अगर मैंने इन दोनों वैल्यूज को सेम कर लिया, जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे मैंने सेम कर दिया है, तो ये वैल्यू तो हो गई ई अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन पावर में आ गया 1 बाई 5। तो अगर मुझे ऐसे क्वेश्चन को जनरलाइज करना है तो मैं इसको बहुत इजीली जनरलाइज कर सकता हूँ विद दिस फॉर्मूला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन लैम्बडा एक्स पूरे के पावर में अगर x है तो इसका आंसर आज से हमेशा हम लोग को लिखना है e के पावर में 1 बाई लैम्बडा। अब इसी फॉर्मेट में एक और फॉर्मूला बनता है जो कि हमें कहता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे है 1 प्लस एक्स पूरे के पावर में 1 बाई एक्स, तो इसका भी आंसर हमेशा e होगा। अब क्वेश्चन फिर मैं बोलूंगा कि इतना डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो उसमें क्या चेंजेस करेगा वो तुमको दे देगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस 3x पावर में 1 बाई एक्स। अब फिर से हम फॉर्मूला को एक बार देखेंगे तो वहां पे हम लोग को एक चीज को समझना पड़ेगा कि जब यहाँ x था और यहाँ x था तब मेरा आंसर आया था e। तो अगर मेरे x के जगह यहाँ 3x आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे यहाँ पे भी 3x लाना पड़ेगा और वो 3x मैं तब ला सकता हूँ जब मैं उस डिनोमिनेटर वाले x के साथ में 3 मल्टीप्लाई करूँ। लेकिन बात तो यही है कि मैं डिनोमिनेटर में अगर कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगला स्टेप यही होने वाला है कि मैंने यहाँ पे एक 3 मल्टीप्लाई किया और ऊपर में भी एक 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मेरा सिचुएशन क्या हो जाएगा कि अगर मुझे इस फॉर्मूला को चेक करना है इस क्वेश्चन के रेफरेंस में, तो इट विल बिकम 1 प्लस 3x पूरे के पावर में 1 बाई 3x और पूरे के पावर में 3। इसका मतलब है कि इतने तक का जो आंसर है वो तो मेरा ई आ गया, लेकिन पावर में एक 3 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या बना, ई टू द पावर ऑफ 3। तो इसको मैं कैसे जनरलाइज कर सकता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे है 1 प्लस लैम्बडा एक्स पूरे के पावर में 1 बाई एक्स, तो इसको मैं हमेशा बना सकता हूँ ई टू द पावर ऑफ लैम्बडा। ऐसे एक सेम बात अभी हमने पिछले वाले में की थी, तब मैंने उसको बताया था कि वो बन जाता है फाइनली ई के पावर में 1 बाई लैम्बडा, क्योंकि वो फॉर्मूला उस तरह का है। और इस केस में ये क्या हो गया, ई टू द पावर ऑफ लैम्बडा हो गया। उसके बाद फिर एक केस आता है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाते हैं। वो हमारा 6th और आखिरी केस होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, काफी बार ये क्वेश्चन देखा गया है sin x बाई एक्स, और यहाँ पे भी लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी tan x बाई एक्स। जैसे ही तुमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो फिर तुम सीधा यहाँ पे इन दोनों ही क्वेश्चंस के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो। और वो सब्स्टिट्यूशन होता है कि तुम रिप्लेस एक्स को रिप्लेस करना है 1 बाई वाई से। और जैसे ही तुमने
डिसाइड कर लिया कि ऐसे क्वेश्चन में x को रिप्लेस करना है 1 बाय y से, तो जो तुम्हारी लिमिटिंग वैल्यूज़ हैं, उसको भी तुमको चेंज करना पड़ेगा। तो खुद ही सोचो कि अगर तुमने x के लिए सब्स्टिट्यूशन सोचा है 1 बाय y और तुम्हारे क्वेश्चन में x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि y टेंड्स टू 0 होगा। क्योंकि x इंफिनिटी इस फ्रैक्शन में तभी हो सकता है जब यहाँ पे y 0 हो। तो अब तुम्हारा नया क्वेश्चन क्या बन गया? लिमिट y टेंड्स टू 0 tan ऑफ 1 बाय y अपॉन 1 बाय y। या अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 sin ऑफ 1 बाय y अपॉन 1 बाय y। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसको 1 मत कर देना। ये 1 बाय y का जो y है, ये चला गया ऊपर और ये बन गया tan 1 बाय y। अब तुम देखो तुम्हारा लिमिटिंग वैल्यू तो y के लिए 0 है, तो यहाँ पे तुम लिमिटिंग वैल्यू डाल दो। तो 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग। अब तुम सोचो कि अगर तुम y को 0 डाल रहे हो तो यहाँ पे भी तो 0 डालोगे। लेकिन tan 1 अपॉन 0 विल बिकम नॉट डिफाइंड। लेकिन 0 से अगर तुम इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्वाइट ऑब्वियस है कि आंसर 0 ही होगा। अब यही चीज़ यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में ये y ऊपर चला गया और यहाँ पे आ गया sin 1 बाय y और तुम्हारा लिमिटिंग वैल्यू तो y टेंड्स टू 0 है। तो जैसे ही तुम 0 को यहाँ पुट करोगे तो 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग विल डेफिनिटली गिव यू 0। तो इसको हम लोग इस तरह से जनरलाइज़ कर सकते हैं कि ऐसे केस में तुम्हारा जो आंसर बनेगा वो हमेशा 0 के इक्वल हो। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको अच्छी तरह से समझ लो क्योंकि लिमिट्स टेंडिंग टू इंफिनिटी के ऊपर में इतने फ्रीक्वेंट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है देन दीज आर दो 6 केसेस जहां से वो तुमको क्वेश्चन निकाल के देगा। इसके अलावा ज्यादातर जो चांसेस होते हैं पेपर में क्वेश्चंस के लिमिट्स के, वो तुम्हारे एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर में बेस करके होते हैं, या फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जहां पे तुम डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। अब तक जितना हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या किया है? हमने एक ऐसा टाइप देखा है जहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है और आज हमने एक ऐसा टाइप देखा जहाँ पे लिमिट्स टेंडिंग टू इंफिनिटी होते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड टाइप होगा उसमें तुम एल हॉस्पिटल रूल लगा तो सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको पहले थोड़ा-सा क्वेश्चन के साथ में छेड़छाड़ करना पड़ेगा। वहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में तुम एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा पाओगे, भले ही नीचे तुम्हारा फंक्शन 0 बन रहा हो। मतलब डिनोमिनेटर में तुम्हारा फंक्शन भले ही 0 बन रहा हो, लेकिन जब तुम वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाने जाओगे, तो यू विल फेस प्रॉब्लम। तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, अब ये हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप तुम लोग को मेरे ये जो सेशंस हैं, इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल रहा है, खासकर उन बच्चों को जिन्होंने कैलकुलस ढंग से कभी नहीं किया। तो मैं बहुत ही आराम-आराम से उनको ये सेशंस करवा रहा हूँ, सो दैट जैसे आज तो थर्ड डे था, तो इस तरह से अगर तुम सीखते जाओगे, तो डेफिनिटली एट द एंड ऑफ से 25 और 30 डेज़ तुम्हारा एक लेवल बन चुका होगा कि तुम एनडीए के मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं कैलकुलस के, वो कर सको। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।